वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर रहे हैं जिसको कहते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। एंटायरली डिफरेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने अब तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स पढ़े हैं वो आइदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी या फिर क्या थी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक्स के 3-4 लेक्चर बना के क्लियर कर दिए। होपफुली आपने उन सारे वीडियोस को देख लिए हैं। उनको जब आप क्लियर कर लोगे तभी फर्दर कोई भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी। उसमें से भी रमन बिल्कुल ही डिफरेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा है? कंक्लूजन ये रहा है कि मैटर में देयर आर वेरियस एनर्जी स्टेट्स व्हिच आर क्वांटाइज्ड। फोटान यानी कि जो लाइट की एनर्जी है, रेडिएशन की है, वो उसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब अगर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटान एब्जॉर्ब होता है एक पर्टिकुलर एनर्जी, मैटर की एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से नेक्स्ट लेवल तो जाने के लिए, एंड दैट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम था। ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ना तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बल्कि ये क्या है, स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्कैटरिंग मीन्स टकराना। ठीक है। चलिए, इसका बहुत ही कम, बेसिकली सब कुछ ये फिजिक्स को बिलोंग करता है। आपको एक आउटलाइन लेना है, जितना आपके सिलेबस में है ग्रेजुएशन लेवल पे उसको पढ़ना है। तो आउटलाइन में हम आपको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो बेसिकली स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस को डिस्कस करते हैं वो हो गया। सिलेक्शन रूल मीन्स व्हिच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू शो रमन स्कैटरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या होगा, एंड व्हाट इज डिफरेंस इन आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड नेक्स्ट लास्ट विल बी द एप्लीकेशन। लेट अस स्टार्ट। As I have stated earlier that in contrast to other conventional branches, Raman spectroscopy deals with scattering of light rather than the absorption. Mind it, absorption नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, scattering of light है। ठीक है। Now this is phenomena is based on inelastic. This phenomena is based on inelastic scattering by molecules. Okay. Which was called as Raman scattering or Raman effect because it was observed by Sir C.V. Raman, who got Nobel Prize in 1930. फिजिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। अब होता क्या है कि फोटान जो है वो हाई इंटेंसिटी का फोटान किसी सब्सटेंस पे हम डालते हैं, तो फर्स्ट क्या हुआ कि ये एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद में रिमिट हुआ। वाई रिमिटेड? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एवरी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस में एक ग्राउंड स्टेट है। वो लोग क्या चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना हुआ या स्पिन चेंज करनी हुई या फिर रोटेशनल लेवल चेंज हुआ, वो चाहते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट या मोर स्टेबल स्टेट में रहें। तो कई बार होता है कि अगर हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है देन इट विल रिटर्न बैक टू, मीन्स वो ग्राउंड लेवल पे आएगा, रिमिट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या निकल के आती है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है। जो इलास्टिक स्कैटरिंग है, सपोज एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी, आगे के वीडियोस में हम शो कर रहे हैं कि वो यहाँ से यहाँ या फिर नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे गया था और वापस यहीं तक आए, मीन्स जो पहली एनर्जी थी वही उसकी बाद की एनर्जी हो जाए। ये तो हुआ इनइलास्टिक, और ये काफ़ी ज़्यादा होने जा रहा है ज़्यादातर केसेस में। रमन का नाम सिर्फ इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि रमन सर ने इनइलास्टिक स्कैटरिंग को फाउंड किया था। मीन्स वहाँ पर जो एनर्जी था वो जो सपोज डी एक्साइटेशन हुआ है वाइल इट इज़ रिटर्निंग बैक, तो जब रिटर्न बैक होके आ रहा था तो वहाँ पर प्रोटॉन की एनर्जी शिफ्ट हो जाती थी अप या डाउन इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल। ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक विच इज़ बेस्ड ऑन इनइलास्टिक स्कैटरिंग। आगे हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं कि इनइलास्टिक स्कैटरिंग बहुत ही कम पर चांसेस होते हैं। ठीक। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक इंटेंस बीम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का, यूजुअली लेजर सोर्स से,
जो कि विजिबल या नियर IR या नियर UV रीजन में होगी, उसको हम उस सब्सटेंस पे फाल कराएंगे, गिराएंगे, और उसके बाद में स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी राइट एंगल्स से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये भी बात आपको नोटिसेबल है, ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज ऑब्जर्व्ड एट राइट एंगल्स टू द इंसिडेंट बीम। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? Raman effect is based on molecular deformations or change in molecular polarizability. Molecular polarizability इसको आप क्लास मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं सब आपको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करने की कोशिश की है। इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपको 11th क्लास में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया था तो वहाँ पर फजान्स रूल पढ़ाया गया हुआ है। फजान्स रूल में आप देखिएगा कि क्या आता था, पोलराइजेबिलिटी टर्म आती थी, जहाँ पे क्या कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स। तो होता क्या था कि आयोनिक कंपाउंड्स में कोई इंटेंस पॉजिटिव चार्ज है और अगर लार्ज साइज का आयन है तो उसको डी शेप कर ले रहा था या डी फॉर्म कर ले रहा था। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइज कर देना। ठीक, डिफॉर्मेशन कर देना। तो वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को, मतलब ये नया नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है, वहाँ से हम लोगों ने लिया है इसे। लेट अस कंटिन्यू। दिस रमन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन मॉलिकुलर डिफॉर्मेशंस और चेंज इन मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपॉन इंटरेक्शन विद द सैंपल इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट व्हिच डिफॉर्म्स द मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ पीरियोडिक डिफॉर्मेशन मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी. Now a molecule absorbs a photon with the frequency nu, get excited to higher vibrational state, and finally excited molecule return back to some basic vibrational state, re-emitting light with same frequency. This type of interaction is called as elastic or Rayleigh scattering, which is the most probable और dominating case. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रमन की थ्योरी है वो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, ये आपको हर बार ध्यान में रखना है क्योंकि रमन की थ्योरी इनइलास्टिक कोलिजन पे है। मतलब कि ज़्यादातर केसेस में मैं आपको बताऊं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर ये वाली लाइन आप देख लीजिए कि जो मैक्सिमम केसेस हैं वो मैक्सिमम केसेस कैसे होते हैं, वो ये वाले होते हैं, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की थी उतना ही इमिट हो जाए, जिसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। लेट अस कंटिन्यू। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या हुआ कि इनइलास्टिक यार कोलिजन होगा, उसी को रमन स्कैटरिंग बोलेंगे। इफ मॉलिक्यूल डू नॉट रिटर्न बैक टू सेम बेसिक वाइब्रेशनल स्टेट, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल एंड री इमिटेड फोटॉन। मीन्स जो री इमिटेड फोटॉन है उसकी एनर्जी या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी एज कंपेयर टू इनिशियल। आपका इनिशियल के जैसा तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। This type of interaction will be called as inelastic or Raman scattering. This is very rare and approximately 1 photon out of a million. मैं फिर आपको बता दूं, आउट ऑफ मिलियन 1 फोटान ऐसा है जो ऐसा शो करेगा, मीन्स 0.0001%. If we apply the law of conservation of energy, then the sum total of energies, दो लोग हैं, कौन कौन है, मॉलिक्यूल है और फोटॉन है, तो उन दोनों की एनर्जीज का सम टोटल फिक्स्ड होना चाहिए। अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, मींस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट बी सेम। E इक्वल टू एच न्यू, ई प्लस एच न्यू दैट इज इक्वल टू ई डैश प्लस एच न्यू डैश। मैंने यहाँ डैश जो है वो ई डैश एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन के लिए कर रखा है और E एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन के लिए कर रखा है। ठीक है, एच न्यू फोटान जो इनिशियल जो स्कैटर किया था वो है, और आफ्टर वाला फोटान क्या है, एच न्यू डैश। नाउ इफ इट इज रेलिग स्कैटरिंग देन देयर इज नो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी या जितनी एनर्जी का फोटान वहाँ पर स्कैटर किया था वो वापस मिल एब्जॉर्ब हुआ था उतना वापस मिल जाएगा। और अगर एनर्जी में डिफरेंस हुआ इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एंड सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग विल बी कॉल्ड एज रामन स्कैटरिंग। दिस मैंने आपको बता दिया 1 आउट ऑफ द मिलियंथ केस ये होगा। एंड दिस डेल्टा न्यू
that is nu minus nu dash is called as Raman shift. Okay, now this Raman shift falls in far and near IR region, जो कि आता है 100 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने बेसिक्स में आपको कोशिश की है कि हर एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके हर एक रीजन की एनर्जीज आपको थोड़ा सा आउटलाइन देने को, और जहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने नहीं देखा तो ज़रूर बेसिक्स देख लीजिए। उसमें हमने साफ साफ कंपेयर कराया कि कौन सी किस रीजन की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस रीजन की एनर्जी कौन सा चेंज कर पाने में सक्षम है, अप टू विच एक्सटेंट इट इज़ एबल। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए यूवी विजिबल, तो यूवी विजिबल की एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ कंपेरेबल टू बॉन्ड एनर्जी। इसीलिए वो क्या है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर सकती है। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसी तरह से आपका इंफ्रारेड रीजन जो है वो उसकी एनर्जी इतनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कि वो वाइब्रेशनल लेवल को चेंज कर लेते हैं, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है। ठीक, जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप निकालते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। तो उसी तरह से ये जो रीजन है वो क्या है कि केवल वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंज इसमें कर सकता है मॉलिक्यूल में। दिस डेल्टा न्यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इम्प्लाइड मीन्स कि जो वैल्यूज हैं दिस वन ये फिक्स रहेंगी चाहे जो भी रेडिएशन डाला गया। डेल्टा न्यू की वैल्यू फिक्स है। न्यू डैश में चेंज बट न्यू माइनस न्यू डैश विल रिमेन सेम। नाउ दोज टू केसेस, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी चेंज हुई यानी रामन स्कैटरिंग हुई, तो उस रामन स्कैटरिंग में भी दो केसेस पॉसिबल है। पहला क्या है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मतलब इनिशियल की फ्रीक्वेंसी न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू डैश। अगर न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू डैश है मीन्स कि जो आने वाला फोटान है यानी कि ये वाला, इसकी न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू डैश ये ज़्यादा है और ये कम है। अगर ये कम है इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब फोटान की एनर्जी कम हो गई तो गई कहाँ, फोटान की एनर्जी कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे दो ही लोग हैं, आइदर फोटान और मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। सो दैट वी हैव स्टेटेड इन फर्स्ट केस। मैंने क्या बताया कि जब कोई रामन एक्टिव मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट में है, फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा। जब रिलैक्सेशन होगा तो वो फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल पे हुआ यानी कि ग्राउंड पर नहीं आया। लाइक दिस केस, तो ग्राउंड पे नहीं आया, इस केस में जो है क्या होगा कि दिस रिजल्ट्स इन स्टोक्स रामन शिफ्ट विच इज़ लोअर फ्रीक्वेंसी देन द लेजर लाइट यानी इंसिडेंट लाइट। इसमें क्या हुआ है, ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। अनदर केस जो दूसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, एंटी स्टोक्स का केस। इस एंटी स्टोक्स के केस में क्या है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में ऑलरेडी है, मीन्स दिस इज नॉट ऑन V0, ग्राउंड पर नहीं बल्कि एक्साइटेड है। एक्साइटेड से वो फर्दर एनर्जी लेकर ऊपर गया और जब रिटर्न बैक हुआ तो कहाँ पे आया, रिटर्न बैक होके कहाँ पे आया, ग्राउंड पे आया। ठीक है, तो रिटर्न बैक होके जब ग्राउंड पे आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी इमिटेड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इमिटेड की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, एनर्जी इसको फोटान को एक्स्ट्रा कहाँ से मिल गई, एनर्जी फोटान को एक्स्ट्रा ऑब्वियसली कहाँ से मिली होगी, वो मॉलिक्यूल से मिली होगी। इट मीन्स ए पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल गेट एडेड विद द emitting photon. Now, the Raman spectrum of a molecule will consist of Stokes and anti-Stokes lines situated symmetrically about the Rayleigh line. Means Stokes line होगी, anti-Stokes होगी, but most of the cases क्या होने वाला है, Rayleigh होने वाला है, क्योंकि मैंने Raman scattering पहले ही कंफर्म कर दिया। इसका केस कितना है, इसका केस बहुत ही कम यानी कि 1 आउट ऑफ मिलियन है। ठीक है, अब हम बात कर लें इंटेंसिटी, किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है कि मोस्ट ऑफ द केसेस
किसके होने जा रहे हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस जो होने जा रहे हैं वो किसके हैं? वो है रेलिक के। तो रेलिक की इंटेंसिटी हर हाल में ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। अब रेलिक से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, रेलिक की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हुई। उसके बाद में हम लोग कंपेयर करें, उसके बाद में हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी इंटेंसिटी। एक बात आप सोचिए कि ग्राउंड लेवल में रहना, ग्राउंड लेवल में रहना तो मैंने बताया एटम मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस का नेचर होता है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे। अगर एंटी स्टोक्स शो कराना है तो वहाँ पे ग्राउंड नहीं बल्कि एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल पे जाना है, जो कि केस क्या है? रेयर है। दिस केस इज रेयर। मीन्स स्टोक्स और एंटी स्टोक्स में एंटी स्टोक्स का केस थोड़ा सा रेयर है। ऐसी पॉपुलेशन ही मॉलिक्यूल्स की कम होगी जिनके जो वाइब्रेशनल लेवल वो अपने वाइब्रेशनल ग्राउंड लेवल पे ना रह के बल्कि कहाँ रह रहे हैं? एक्साइटेड पे रहे। तो आप समझ गए होंगे इंटेंसिटी रेलिक की सबसे ज़्यादा हुई, देन आफ्टर स्टोक्स एंड देन एंटी स्टोक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए आउटकम है। नाउ लेट अस कंटिन्यू सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्कैटरिंग। मतलब हम आपको ये शो करना चाह रहे हैं कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे, राइट। नाउ for a molecular vibration or rotation to be Raman active, it must cause a change in molecular polarizability. That is, the molecule should be anisotropically polarizable. मतलब उसका जो डी शेपिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एनिसोट्रॉपिक हो रहा है, ठीक है। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे H2 हुए, N2 हुए, ये सब के सब क्या है? आर ऑलवेज एनिसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी टर्म भी नया नहीं है आपके लिए, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने आपको कहाँ पे हिंट कर दूँ, आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ी, वहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स प्रॉपर्टीज़ आर एनाइसोट्रोपिक वो पढ़ा था, वहीं से ये टर्म लिए गए हैं। मतलब आइसोट्रोपिक का मतलब ये चीज़ें क्या हुई कि सेम इन ऑल डायरेक्शंस या फिर सेम सभी डायरेक्शंस में नहीं है। वहाँ से एक बार आप जरूर इन सब चीज़ों को देख लें। नेक्स्ट आता है, तो पहली बात तो मॉलिक्यूल का एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होना चाहिए, ठीक, जैसे H2, O2, N2 एट्सेट्रा। दूसरा क्या है कि सिलेक्शन रूल है डेल्टा V ±1। यही आपका ऑपरेटिंग पार्ट है, यानी कि जो वाइब्रेशनल लेवल का चेंज है वो क्या हो, या तो +1 हो या -1 हो, दिस वन, ठीक है। हाँ, अगर आप रोटेशनल रमन की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल लेवल रमन के लिए सिलेक्शन रूल जो आता है वो क्या है? J0 और +-2। लेकिन इसमें से भी यहाँ पर केवल +2 ऑपरेटिव है, क्योंकि J0 वो रेलिक स्कैटरिंग का पार्ट हो गया, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, और J-2 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। व्हाट इज J? ये चीज़ आप कंफर्म रखो कि J क्या है? J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। दिस J इज रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब नाउ कंटिन्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने बताया इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब हम वेरियस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे होते हैं तो मैंने कहा कि आपको हम सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बताने चल रहे कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होगा। वी हैव गिवन आइडिया कि बेसिक्स यही रहने वाला है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स होगा, फिर मोनोक्रोमेटर होगा, मोनोक्रोमेटर से लाइट जाएगी सैंपल को, सैंपल से फिर जाएगी किसको? डिटेक्टर को, डिटेक्टर से एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर से रिकॉर्डर को। ये प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को इंक्लूड कर लिया। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ही नहीं, बल्कि ये क्या है? ये तो स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो एक सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन हमने शो किया है कि हम क्या करें, एक लाइट सोर्स लिए, यानी किसी लेज़र से या किसी से, जनरली लेज़र ही हुआ, लाइट सोर्स, और फिर उससे जो है हम लोगों ने क्या किया, बीम प्रोड्यूस करी। वो बीम कहाँ गया? सैंपल पे, और अब डिटेक्टर हमारा राइट एंगल पे होगा। ये बात हमने थ्योरी जब करी थी तो आपको बताया था। 90 डिग्री से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व कंटिन्यूअस स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस, जैसे कि यहाँ पर है,
ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। तो क्या क्या स्टेप्स हुए, पहला लेज़र लाइट जो कि सैंपल को एक्साइट करेगा, उसके बाद में दिस लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, सम ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टेड टू डिटेक्टर which record the Raman spectrum. This spectrum shows light at the original laser or relic frequency and the Raman. Raman के दो पार्ट हो गए, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि जो रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसमें रेलिक भी जरूर आएगा, रेलिक, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स। इंटेंसिटी हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया। इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी, स्टोक्स की, फिर किसकी होगी, एंटी स्टोक्स की, और इन दोनों से ज़्यादा किसकी होगी, वो रमन की होगी। ना एक चीज़ और हम लोगों को डिस्कस करना बचा है कि आईआर और रमन में क्या डिफरेंस है। आईआर के जो लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें ये देखा, आईआर जो है वो कैसा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, और ये क्या है, स्कैटरिंग है। उसी को हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर ले रहे हैं। बोथ रमन एंड आईआर पीक्स आर ऑब्टेन्ड इन आईआर रीजन ड्यू टू चेंज इन वाइब्रेशनल मोड्स, वन ड्यू टू इनइलास्टिक स्कैटरिंग while other due to absorption of radiation। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कौन हुआ, आईआर, और इनइलास्टिक स्कैटरिंग कौन हुआ, रमन एक्टिव। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी शोन बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो कि एनाइसोटॉपिकली पोलराइजेबल हैं, जैसे H2, O2, N2 ये सब हो गए, जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पोलर मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईआर एक्टिव नहीं है वो मॉलिक्यूल्स रमन एक्टिव होते हैं, जो रमन एक्टिव नहीं है वो मॉलिक्यूल्स आईआर एक्टिव होते हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आईआर और रमन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, दिस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टलिनिटी, फेज ट्रांजिशन एंड पॉलीमर्स, as it is fully non-destructive and require no sample preparation by dissolving solids and press pellets etc। इस बात को भी हम क्लियर करना चाहते हैं। एक्चुअली जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे होते हैं तो आपके सिलेबस में बेसिक्स ही है। क्या होता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको उसे केबीआर में मिक्स करना होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड में पेलेट्स बनाने होते हैं, तो उसके बाद में उनको अगर मान लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद अलग करना हुआ तो पेलेट्स से अलग करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ जरूर डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन रमन में खासियत क्या है कि यहाँ पर ऐसे पेलेट्स बनाने के, सैंपल प्रिपरेशन के, डिजॉल्विंग की, इन सब की ज़रूरत नहीं होती। तो इस मामले में भी रमन सुपीरियर है। बट ध्यान रखिएगा, कौन खराब है कौन अच्छा है हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के बारे में दे रहे हैं। जो आईआर एक्टिव नहीं है वो रमन एक्टिव है, जो रमन एक्टिव नहीं है वो आईआर एक्टिव है, जो पोलर हैं वो आईआर एक्टिव हैं, जो नॉन पोलर हैं वो रमन एक्टिव हैं। नाउ वंस अगेन वी कैन समराइज कि एप्लीकेशंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वी कैन एनालाइज द मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने कहा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हुआ, इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस हुआ, ठीक, केमिकल एंटिटी का किसी भी, ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक। इसमें लैक ऑफ सैंपल प्रिपरेशन है जिससे क्लीनअप और क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस कम है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग इनऑर्गेनिक सिस्टम में इजीली इन्वेस्टिगेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेके कर सकते हैं। इस मामले में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सुपीरियर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि आईआर में नहीं कर सकते थे। फर्दर वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर इन रेंज ऑफ 100 to 700 सेंटीमीटर इनवर्स, which is difficult to study in IR but it can easily be studied by रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए भी आप एक बार ज़रा सा IR पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए। इन शॉर्ट आपको ये बोलना है कि बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी हुआ या इनऑर्गेनिक सिस्टम की स्टडी हुआ, इन सब केसेस में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सुपीरियर है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे हम लोग इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर फिनिशिंग दिस टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप यू हैव एंजॉयड दिस। आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके
नोट्स अच्छा बना सकते हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक पे ये मेरे कुछ वीडियोस जो है मैंने रिकॉर्ड कराए हैं, जो कि स्वयं प्रभा चैनल पे भी आ रहे हैं टीवी के। उसका शेड्यूल जैसे ही मिलता है हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप वहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।